ये जो आप सामने भाई ब्रिज देख रहे हो ना, ये है लाओस थाईलैंड का ब्रिज। यानी कि ब्रिज के इस तरफ है लाओस, उस तरफ है थाईलैंड। भाई साहब यहाँ तो जितना सोचा था उससे ज्यादा पंगा है। अभी पता नहीं कार वाले लेकर गए हुए हैं, उन्हीं को नहीं पता था प्रोसेस क्या है कि इंडियन कार उन्होंने आज तक देखी नहीं थी यहाँ पे। भाई कसम से बैंड बजा दी इन्होंने तो। 2.5 घंटे हो लिए, अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। इंश्योरेंस ले रहे हैं। मेरी अभी तक की ना वन ऑफ दी हार्डेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है ये। हमें इनको पे करने पड़ेंगे 10,50,000 थाई बात, जो कि भाई मोटा मोटा इंडिया के 25 लाख रुपीज होते हैं। वेलकम टू थाईलैंड, गजब जी गजब। चलो जी चलो, चेकआउट करने का टाइम आ गया है। आज भाई लाओस में अपना लास्ट दिन है। काफी दिन स्कॉर्पियन अपनी लाओस में रह ली, क्योंकि मैं इंडिया भी गया था थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन क्या 15 दिन के लिए। तो गाड़ी जब भी यहीं थी और हम भी भाई 15-20 दिन घूम ही लिए है लाओस में, इसलिए। तो अभी फिलहाल हेलो चेकआउट, थैंक यू बाय। चलो जी चलो लेट्स गो। अभी ये टी शर्ट मुझे बदलनी है भाई, क्योंकि आज हम क्रॉस करने वाले हैं लाओस थाईलैंड का बॉर्डर। तो पता ही है आपको भाई, जब भी हम कोई कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमेशा वो अपनी नमस्ते ऑस्ट्रेलिया वाली टी शर्ट पहनते हैं, ताकि उसमें लिखा रहता है ना पीछे। तो बॉर्डर क्रॉसिंग में समझाने में भी आसानी होती है कस्टम वालों को कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ट्रिप मतलब गाड़ी लेके कहाँ आए हुए हैं। तो इसलिए टी शर्ट चेंज करते हैं। बैग में थी नहीं मेरे टी शर्ट, शायद गाड़ी में है, तो गाड़ी में से निकालनी पड़ेगी अभी, क्योंकि उस बिना टी शर्ट के तो हम बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे भैया। इसने तो पहन ली। ओए ओए चमकीले, क्या बात है। मेरी तो निकालो, कहाँ पे है? किसी नहीं मिल गई होगी, आ गई। किसी बैग में भी हो सकती है ना। पहले देखने दो, रुको रखो मत। ये बक्से चेक करने पड़ेंगे पहले, तो इसमें ना हो गई। क्योंकि हुडी तो मुझे पता है कहाँ पड़ी है, बट हुडी पहन नहीं सकते, इतनी गर्मी हो रही है। देख रहे हो धूप पड़ रही है मुंह पे, और 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है दोपहर को 12 बजे। पहनोगे तो सही हो जाओगी। सही बात है, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही जय हो जाएगी मेरी। नहीं है उधर वाले में देखते आओ, वरना तो फिर मेरा एक जो एक्स्ट्रा बैग है कपड़ों वाला, इसी में होनी चाहिए कहीं पे। या तो ये है शायद, या वो है। मिल गई जी मिल गई। पैक की पैक पड़ी, अभी तक यूज़ नहीं हुई, क्योंकि चाइना में तो ठंड इतनी थी, वहाँ यूज़ कर ही नहीं पाए थे। यहीं पे ओपन में ही बदलनी पड़ेगी भाई, क्या करें। पहले बैग सारे के सारे सेट कर लेते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर टी शर्ट बदल लूँगा। चलो जी अब सही है। ये आप देख सकते हो पीछे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड, पूरा आगे भी नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। अच्छी क्वालिटी है, मैंने ही प्रिंट करवाई थी खुद। स्विस मिलिट्री की है ये, मतलब ब्रांड है स्विस मिलिट्री, असली में मिलिट्री की टी शर्ट नहीं है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 23 फरवरी 2024। मैं हूं अभी लाओस की कैपिटल वियंटियन में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेकर 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 देश कवर करने वाले हैं, एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। नेपाल, चाइना, लाओस, 3 कंट्री हमने खत्म कर ली है। आज हम फाइनली चौथी कंट्री अपनी थाईलैंड में एंटर करने वाले हैं। लेट्स गो। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनिशियल प्लान था वो था लाओस से वियतनाम एंटर करने का, बट वियतनाम में हमें एंट्री दी नहीं। बहुत मच्छर है भाई यहाँ लाओस में, खून पी जाते थे रात को भी। हाँ, तो वियतनाम में हमें एंट्री मिली नहीं थी स्कॉर्पियो का, क्योंकि राइट साइड स्टीयरिंग व्हील है, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो वो परसों वाला व्लॉग देख लेना आप, उसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे लाओस से, या तो कंबोडिया जा सकते थे या थाईलैंड। कंबोडिया थोड़ा घूम के जाना पड़ता, तो हमने सोचा थाईलैंड जाते हैं, फिर थाईलैंड से कंबोडिया हो जाएंगे। तो आज हम लाओस थाईलैंड वाला बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, जो लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज भी बोला जाता है। देखो हाँ, मैं भाई इस टाइम पे ये वियंटियन करके सिटी है इनकी, जो कैपिटल सिटी भी है। यहाँ से केवल 25 किलोमीटर 42 मिनट का रास्ता है। ये देख रहे हो आप, तो ये रिवर है भाई मेकोंग रिवर। इसको क्रॉस करके, मतलब इसके लेफ्ट साइड में तो पड़ता है लाओस, ये ऊपर वाला, और नीचे पड़ता है पूरा थाईलैंड। तो इसके बीच में ये ब्रिज है भाई, ये ब्रिज को कहते हैं, ये देखो, फर्स्ट थाई लाओ फ्रेंडशिप। तो आज की ना ड्राइव तो भाई इतनी लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि थाईलैंड एंटर करने के बाद भी हम ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, बॉर्डर पे कहीं पे रुक जाएंगे। कल से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अब थाईलैंड बॉर्डर में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता भाई। अब वैसे भी आपको पता है थाईलैंड वीजा फ्री हो गया इंडियंस के लिए। मतलब पहले तो था वीजा ऑन अराइवल, तो अब वीजा ऑन अराइवल नहीं है। पहले तो हमें पे करना पड़ता था, लेकिन कई लोगों के मन में डाउट है कि आप जब जाओगे ना, वीजा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वीजा फ्री है। बट ऐसा नहीं है भाई, वीजा फ्री का मतलब है वीजा ही नहीं लेना अब इंडियंस को, समझ रहे हो। वहां पे किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सीधा इमिग्रेशन पे जाओ, वो ठप्पा लगाएंगे आपका और निकल जाओ। मेरे पास तो खैर 6 महीने का मल्टीपल एंट्री स्टिकर वीजा है पासपोर्ट पे, लेकिन सोहन का वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका, जो हमने स्टिकर वीजा लिया था। तो इसलिए अब एक्सपायर हुआ चाहे ना नहीं हुआ, हमें क्या मतलब है ना, जब वहाँ पे वीजा ही नहीं चाहिए तो मजा आ जाएगा। लेट्स गो भाई, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं।
पहले तो भाई ये आ गया इंडियन रेस्टोरेंट। हमने इनको फोन पे व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर दे दिया था कि पैक करके रखना, हम ले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आके ऑर्डर देते तो बहुत टाइम लगाते, ये वेस्ट होता टाइम हमारा, है ना। तो दिमाग तो है भैया। और जितनी लाओस की करेंसी बची है ना भाई, सारी गिन रहे, क्योंकि आज ये खत्म करनी है। और हर करेंसी का एक एक नोट मुझे भी ले जाना है एज अ सोविनियर। तो जैसे 1 लाख का एक नोट, ठीक है, 50,000 का एक नोट, तो ये सारे नोट अभी सोहन गिन के अलग कर रहा है और बाकी रेस्टोरेंट वालों को दे आएगा। थाई बात भी है मेरे पास, तो बॉर्डर पे सिम विम लेनी होगी वो हम थाई बात से ले लेंगे। और अभी लाओस की करेंसी सारी खत्म करके यहीं से जाएंगे। चाल चाल, बाय। बस निकल रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। हाँ हाँ, आप कब जा रहे हो? सब 2 दिन में। 2-3 दिन में, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, ओके या चाइना कैन ड्राइव? यस थ्रू तिब्बत, तिब्बत चाइना। Expensive for us. Yes, expensive because we need a guide. Must pay Yeah. money. Yes. China, Yeah. Can do too. How much? How much is $10,000. 10,000? What? Yes, for the guide fees, For for agency fees in China. China? Yes. This guy though, $10,000. Yeah, it's so expensive, I know. Very expensive China. Yes. Only alone or No. many cars? Only and only, yeah. One car. One car. Yeah. And many cars same or? No, it depends on the guide. Like if you need one guide, then it will be same. If you need multiple guides, then it will be Which country are you from? Germany. Oh, Germany. Last year I did India to London. Hey? India to UK. I did last year. To UK, London. What to? London. I say call London. Yeah. We went to Berlin. London to Berlin. India to London. To London. Yes. Whole Europe. Germany, Switzerland, Italy. Good. Yeah. I see before. Man, Singapore, Malaysia, go London. Yes. We are going to Singapore. So from Singapore we will ship our car to Australia. Oh, good. London. Australia. Yeah. Australia. Oh, yeah. Australia. You're finished, right? Yeah, Australia finish. And car Back to India, ship. back to India. Yes. What is this car? क्या बोलूं? It's an Indian brand. Indian brand Mahindra. Mahindra. I Yes. thought Mahindra. Yeah. It's an Indian made. Indian made. Yes. Mahindra only India, right? Not before. No, in Australia also. Us? In India, Australia and Africa, 3 countries. See, factory. Yeah. Huh? In Laos also, Laos? but no factory. No They will import from India. Only in India. Yes, in fact, huh? factories in India. तो ये भाई साहब जर्मनी से थे, मैंने इन्हें बताया ना लास्ट ईयर हमने करी थी इंडिया टू लंदन वाली, उसमें जर्मनी गए थे, तो थोड़ी सी उनको इंग्लिश कम आती थी। हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है भाई, जर्मनी वगैरह में कम ही बोलते थे इंग्लिश लोग। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज थी, मतलब डच पीपल रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा, इसलिए जर्मनी को ड्यूचलैंड भी बोलते हैं। बॉर्डर पे बोर्ड था। बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई भाई लंदन ट्रिप की। ऐसी जब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप खत्म हो जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की यादें आएगी, है ना। चलो जी, खाना भी पैक हो गया और एक मैंगो शेक भी गटक रहे हैं भाई। पता नहीं थाईलैंड में ढंग का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लाओस में तो मस्त मिलता है, तो एक ले ही लेते हैं। अब सीधा खींचते हैं भाई बॉर्डर की तरफ। तो लो देखो भाई, आ गया है फ्रेंडशिप ब्रिज इंटरनेशनल इमिग्रेशन। यहाँ से जो है अब ये बॉर्डर का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप ऊपर भी देख सकते हो भाई, लिखा हुआ है इंटरनेशनल बस के लिए, कार के लिए राइट वाली और ट्रक्स के लिए लेफ्ट वाली लेन है, जिनको एक्सरे में जाना है। तो हमें राइट लेन में रखना है भाई। ये पार्किंग है, ये तो शायद नहीं, आगे ही जाना है भाई। अभी तो 3-4 लेन बनी हुई है, अच्छे है, मतलब यहाँ की कंस्ट्रक्शन अच्छी कर रखी है इन्होंने ये पूरी। तो हमें रखना है भाई राइट साइड में ये वाला। लेट्स गो भाई। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं रोक रहा, ना कोई चेकिंग हो रही है, चलते जाते हैं भाई। ये शायद से ये इमिग्रेशन है लाओस का, मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार साइड लगाता हूँ, फिर थोड़ा सा रिसर्च करके बताता हूँ आपको। तो भाई देखो, ये राइट साइड में हमारे ड्यूटी फ्री है लाओस साइड की। एंड ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना सामने भाई, ये है इंटरनेशनल टर्मिनल यहाँ का, यानी कि अपना इमिग्रेशन।
तो ये देखो डिपार्चर पैसेंजर, यहाँ से जाके जो है हमें अपने पासपोर्ट पे वो करवाना है स्टैंप। सामने दिख रहा है आपको इमिग्रेशन कंट्रोल भाई, यहीं पे जाना है। तो वहाँ तो वो शूट करने नहीं देंगे, यहीं से मैंने सोचा दिखा दूं आपको। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए भाई, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। जब हम लाओस एंटर करे थे उस टाइम पे हमें ये D53 का स्टिकर था जो हमें पहले तो मिला था भाई, ये नीचे वाला। फिर हमने 1 महीना एक्सटेंड करवाया था तो ये लिया था लुआंग प्रबांग से। तो अब ये दिखाना पड़ेगा इनको। इंश्योरेंस हमारा एक्सपायर्ड पड़ा है भाई, 14 फरवरी को एक्सपायर हो गया था, आज 8 दिन हो गए हैं ऊपर। तो अगर इन्होंने इंश्योरेंस मांग लिया तो भाई पेनल्टी लगाएंगे मोटी। और ये 4-5 पर्चियाँ दी थी भाई, तो सब कुछ ले जाते हैं, जो मांगेंगे दिखा देंगे, नहीं मांगेंगे तो कोई गल नहीं। साथ में पासपोर्ट ले जाना है ताकि एग्जिट की स्टैंप लग जाए कि हम लाओस से एग्जिट कर चुके हैं। बाकी चलो जी फटाफट से निकला जाए। और थाईलैंड की जो इमिग्रेशन है वहाँ पे शायद से हमारा कारनेट भी यूज़ होगा, तो कारनेट भी निकाल लेंगे। पहले यहाँ का प्रोसेस कर लेते हैं। चलो आ जाओ। गाड़ी यहीं खड़ी करनी है? नहीं मेरे ख्याल गाड़ी नहीं खड़ी करनी होगी, गाड़ी ले जानी होगी आगे। ट्राई करते हैं आगे ले जाके, अगर वो कहेंगे लगा दो साइड में तो लगा देंगे। चलो जी चलो, हट जाओ सारे वहाँ से, जल्दी हटो, जल्दी वहाँ से हटो। ये सब खड़ी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ले जा क्यों नहीं रहे ये? आगे चल के देखना पड़ेगा क्या सीन है भाई, क्योंकि गाड़ियों की तो लेन यही है पर फाटक बंद कर रखा है। अच्छा तो वही सीन होगा, गाड़ी पहले यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, अपना इमिग्रेशन वाला काम करके आते हैं। काफ़ी सारे बने हुए हैं यार इमिग्रेशन के लेफ्ट साइड में ना, मेरे को लगा 1-2 विंडो ही होगी, बट ये ग्रीन वाले बॉक्सेस सारे इमिग्रेशन है। तो सही है, चलो जल्दी काम निपट जाएगा, पता करते हैं और सारा प्रोसेस निपटाते हैं। तो जी गाड़ी खड़ी कर दी हमने वहाँ पर, और ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में भाई, ये सारे इमिग्रेशन के काउंटर बने हुए इधर। ये लेना, ये आओ यहाँ पे, ये बना हुआ है, वॉशरूम भी बने हुए भाई बॉर्डर के बाद। उन्होंने कहा आगे जाओ, ये सारे जितने भी है ना ग्रीन कलर के, देखो लाइन से, ये सब इमिग्रेशन काउंटर है। तो भाई वो जो है ना काउंटर, वो तो पैदल जाने वालों के लिए है, हम गाड़ी से है तो हम गलत आ गए, इधर नहीं इस तरफ जाना है। तो शायद से डायरेक्टली वहीं पे ही हमारा जो है इमिग्रेशन हो जाएगा। ये एक बार सुनो, लाओ पासपोर्ट देना, पूछ के आता हूँ पहले, वरना गाड़ी ले जाऊं कहीं और वो कहे यहाँ जाओ, फिर से दिक्कत होगी। तो भाई जाना तो वहीं से है, बट इन्होंने एक ये स्लिप दे दी है डिपार्चर की, इसको भर के लाना है। और अब पेन ढूंढना पड़ेगा पहले, तो पेन है कि नहीं हमारे पास, क्योंकि समस्या हो जाएगी अगर पेन नहीं हुआ। वो भी नहीं दे रही पेन आंटी जी हमारी। देखो वो सामने वाला जो है ना ग्रीन बॉक्स, वहां से हमें इमिग्रेशन करवाना है गाड़ियों वालों को। प्रोसेस तो काफी हद तक सिंपल सा लग रहा है भाई, यहाँ पे कोई ऐसा होच पोच वाला सीन नहीं है, तो हो जाएगा इजिली। थाईलैंड में देखना कैसा है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, नाम, सरनेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन और पासपोर्ट नंबर, उसका इशू डेट और सिग्नेचर। यही है 4-5 चीजें बस, जल्दी जल्दी भर लेते हैं। पेन मिल गया मेरे बैग में। चलो जी ये लग गया है 23 फरवरी 2024 का एग्जिट स्टैंप। अब हमें गाड़ी को भाई घुमा के जो है वहां से ले जाके इस वाले गेट से यहाँ पे चेकिंग करेंगे पासपोर्ट की कि एग्जिट करवाई या नहीं करवाई, और फिर हम एग्जिट मार जाएंगे लाओस से अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। लेट्स गो। भीड़ नहीं है भाई, देखो इतनी इधर भी नहीं है भीड़, और गाड़ियों में भी कुछ खास भीड़ नहीं है, तो जल्दी काम हो जाएगा। मतलब थाईलैंड में लेट्स सी। लाओस में एंट्री भी बहुत सिंपल थी भाई, कोई चेकिंग नहीं थी, कोई सामान नहीं निकलवा के देखा था। और अब एग्जिट के टाइम पे भी स्मूथ ही है। वैसे तो ज्यादातर कंट्रीज का एग्जिट स्मूथ ही होता है, एंट्री में ही थोड़े लफड़े होते हैं, बट यहाँ तो लाओस एंटर करते टाइम तो एंट्री में भी नहीं कुछ हुआ था। अब बैक करनी पड़ेगी गाड़ी ना, क्योंकि गलत आ गए थे हम। असल में ये लेन भी है तो गाड़ी वालों के लिए, बट डिप्लोमेटिक जो है ना यहाँ के डिप्लोमेट्स है उनकी गाड़ियों के लिए, जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो उधर से जाएगी। तो बस थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और अपना काम हो जाएगा। अच्छा बना रखा है इन्होंने टर्मिनल वगैरह बॉर्डर पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सही है भाई। चलो भाई चलो एग्जिट करते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट दिखाना है इन्हें। हाँ दिस कस्टम, ओके ओके। तो भाई अभी कस्टम, ओके कस्टम पे जाना है। कस्टम पे तो जाना ही भूल गए हम, सच गाड़ी ले आए इधर, अब फिर से पार्क करनी पड़ेगी भाई साहब। अच्छा पार्क नहीं करना, वो भाई साहब कह रहे हैं राइट वाली लेन से चले जाओ सबसे। ये देखो बोर्ड लग रहा है फॉरेन व्हीकल्स, तो हम ही गलत घुस गए थे। वो वाला था भाई लाओस की जो गाड़ी है ना, लोकल गाड़ी है उनके लिए। अगर कोई फॉरेन गाड़ी है जैसे थाईलैंड की या हमारी इंडिया की, तो हमें इस रोड से आना था, क्योंकि यहीं पे ना देखो सारे भाई कस्टम ऑफिस भी यहीं पे बना हुआ है, तो डायरेक्टली एक तरह से यहीं से ही चेक हो जाएगा सब कुछ। बैक ओके ओके, बैक करना है जी, बैक करना है। ओके चलो जी, यहाँ रोकना है। अब ये शायद चेकिंग करेंगे गाड़ी की, या तो डन इमिग्रेशन, डन कस्टम। चलो भाई यहाँ का काम हो गया है। जो D53 स्टिकर था वो इन्होंने ही रख लिया। ओके भाई, D53 स्टिकर जो मिला था ना वो यहीं पे ही एग्जिट के टाइम पे रख लिया। ओके भाई, इस टाइम पे नो मैंस लैंड पे, यानी कि 2 बॉर्डर्स के बीच की जो जमीन होती है ना वहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पे रुक भी सकते हैं भाई,
बट चलते हैं, क्यों रुकना है, सीधा थाईलैंड में एंटर करते हैं। और थाईलैंड जाने के लिए हमें भाई वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज के उस तरफ में थाईलैंड है और इस तरफ में लाओस है ये। चलो जी, ब्रिज की ग्रीन लाइट हो गई, अब हम जो है येलो सारा तो घेर ही दिए, ब्रिज में जा सकते हैं भाई। एंड ये जो आप सामने भाई ब्रिज देख रहे हो ना, ये है लाओस थाईलैंड का ब्रिज, यानी कि ब्रिज के इस तरफ है लाओस, उस तरफ है थाईलैंड। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा भाई, फोन वोन रखते हैं वरना कहीं मारे। अरे टोल है भाई, टोल भरना पड़ेगा क्या यहाँ पे? ये क्या पंगा? नहीं, बंद है मेरे ख्याल, टोल वोल नहीं भरना भाई, निकल जाते डायरेक्ट ऐसी। वही मैं कहूँ भाई, टोल किस चीज़ का? अभी तो थाईलैंड एंटर कर रही है, एंटर भी नहीं किया पहले ही टोल देना शुरू। तो ये ब्रिज भाई दोनों ही कंट्रीज को बिलोंग करता है, मतलब आप समझ लो, पता नहीं कंस्ट्रक्ट किसने किया है, क्या किया, बट ये ना तो थाईलैंड में पड़ता है ना लाओस में पड़ता है, बीच का एरिया है ये। तो अभी हम लाओस से तो एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन थाईलैंड में एंट्री नहीं करी है, देख रहे हो। अनोखी अनोखी चीज़ें है भाई दुनिया में। चलो चलते चलते है भाई, अब आएगी मेकोंग रिवर नीचे, उसको क्रॉस करना है हमें फिर। एंड ये देख सकते हो भाई आप, जो झंडे भी है वो अब थाईलैंड के यहाँ से शुरू हो चुके हैं। अभी लाओस का झंडा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, अब सीधा थाईलैंड का झंडा दिखेगा। तो ये भाई ट्रेन की पटरी चली गई लेफ्ट से अलग साइड में, और हमें जाना है सीधा सीधा। गो लेट्स गो प्रावा, लेट्स गो, बल्ले बल्ले जामा जामा, होए होए। 50 की स्पीड लिमिट है, लेफ्ट में देखो लिखी हुई है। बट भाई अच्छा लग रहा है इंडिया जैसे ही चलाने में ना गाड़ी, मज़ो आ रहा है, मज़ो। लेट्स गो जल्दी जल्दी। तो ये देखो भाई बिल्डिंग आ गई है सामने, ट्रक को जो है वो लेफ्ट साइड में रखना है, प्राइवेट कार्स को राइट साइड में रखना है, और बस को भी लेफ्ट साइड। तो ये फॉर्च्यूनर वाले भाई साहब लेफ्ट क्यों जा रहे हैं, पता नहीं क्या पंगा है इनका भाई। हमें तो यहाँ रखना है राइट साइड में, और यहाँ से जो है एंट्री करनी है भाई। यहाँ तो तगड़ी भीड़ हो रही है, देखना काफ़ी सारी गाड़ियों की लाइनें लगी पड़ी है। अब देखते हैं क्या क्या मांगते हैं भाई। ये वीज़ा का तो कोई पंगा नहीं है, बट ये सामने देख लो बोर्ड लगा है, बोर्ड कह रहा हूँ झंडा लगा हुआ है लाओस उसका, थाईलैंड का। ओह यही है, अराइवल्स भी लिखा है भाई। ये भाई साहब आ तो रहे हैं भाई, देखते हैं क्या क्या मांगते हैं। पासपोर्ट ही दिखाना पड़ रहा है शायद से तो खाली। ओ स्टैम्प फर्स्ट, पार्किंग, ओके 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 ओके, हाँ वो यहीं आके देंगे। तो भाई इन्होंने पासपोर्ट रख लिया, कह रहे घुमा के वापस लाओ गाड़ी और पार्किंग में लगाओ और स्टैंप लेकर आओ फिर जाना। चलो भाई घुमा के लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले उतर के जाना था और स्टैंप लगवाना था एंट्री का, तब गाड़ी लेकर आना था। तो ये तो उल्टा पुल्टा हो गया भाई, बट इन्होंने पासपोर्ट रख लिया हमारा ताकि हम भग ना जाए, तो इसलिए सही है। अब बस उधर की तरफ जाएंगे और गड्डी लगा देंगे। चलो जी चलो, लेट्स गो भाई। उनको आंटी जी को बोल दिया था ये सामने, अब ये चेक तो नहीं करेंगी, डायरेक्ट आने देगी। We want to go to Thailand, but we first stamp our passport. Oh, youยังไม่ stamp passport Yeah, they have our passport. อ๋อแล้วเอกสารรถอ่ะ Parking, parking. เมื่อกี้คุณไปลาวมาใช่ไหม Laos. ลาวไม่ให้เข้าใช่ไหม English? ลาว not you go ลาว No, no, I want to go to Thailand. you go to Thailand Thailand, yes. parking Yes, parking. stamp They have my passport. okay Okay. I'm going to parking. okay bye ओके चलो जी वापस से लाओस आ गए हैं, मतलब लाओस क्या, लाओस तो उधर था, ये बॉर्डर है बस। चलो जी अब यहाँ लगाते हैं पार्किंग में गाड़ी को अपनी थे, और फिर जाते हैं स्टैंप लगवाने। चलो जी चलो आ जाओ। रिक्वायरमेंट्स तो जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा फ्री हो चुका है इंडियंस के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं दिखाने, डायरेक्ट जो है वो हमारा स्टैंप कर देंगे एंट्री का पासपोर्ट पे। बट पहले पासपोर्ट तो ले लूँ उनसे, उनके पास है भाई। ऐसा ही बात है भाई, पासपोर्ट रखना भी चाहिए। अब हम सोचो आगे जा रहे हो और भग जाए बिना स्टैंप करवाए, है ना, तो उनके लिए तो वो हो जाएगा ना कि कैसे जाने दिया, तो इसलिए वो पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं ताकि तुम घुमा के वापस लाओ फिर पासपोर्ट लेना। चलो जी पासपोर्ट ले लिया है, वो रहा सामने इमिग्रेशन काउंटर जहाँ से स्टैंप लगवाना है। ये इमिग्रेशन लाओस वालों के लिए, हमें जाना है वहाँ पे, देखो उन्होंने बताया उस बिल्डिंग में जाना है भाई। तो यहाँ पे भी भाई वही सेम मिला है, डिपार्चर और अराइवल। हमें अराइवल वाला कार्ड भरना है और फिर अंदर जाना है, बट बहुत तगड़ी भीड़ है भाई। ये देखो बाहर तक लाइन लगी पड़ी है, खतरनाक लेवल। और कुछ लोग भाई होटल बुकिंग लेके भी खड़े हुए हैं लाइन में, तो मुझे अभी ध्यान आया शायद होटल बुकिंग भी मांग सकते हैं, तो मुझे बुक भी करनी पड़ेगी अभी। भाई साहब यहाँ तो जितना सोचा था उससे ज्यादा पंगा है। अभी पता नहीं कारनेट वारनेट लेकर गए हुए हैं, मेरे ख्याल 40-50 मिनट तो हो गया भाई हमें एक से दूसरे काउंटर चक्कर काटते हुए, जैसे SBI में होता है ना अपने इंडिया में कि इस काउंटर में जाओ उस काउंटर में जाओ। यहाँ पे भी यही हो रहा है भाई कि इस इमिग्रेशन पे जाओ, सुपरवाइजर से मिलो, इंडियंस अलाउड नहीं है, यही सब हो जा रहा है भाई।
लेट्स सी क्या बनती है बात, पूरी स्टोरी बताऊंगा कार में बैठ के। भाई कसम से बैंड बजा दी इन्होंने तो, 2.5 घंटे हो लिए अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो एक तो ये बैंक की है भाई, यहाँ एक्सचेंज, आप करेंसी भी चेंज करवा सकते हो, और एक ये खोखा सा बना हुआ है यहाँ पे, फोटो शेड प्रिंट आउट हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है यही होगा। भाई 1:30 पे ना करेक्ट बॉर्डर पे पहुंच गए थे, और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। 3.5 घंटे जो है हमारे लगे हैं यहाँ पे। मैं अब बोल सकता हूँ कि भाई मेरी अभी तक की ना वन ऑफ दी हार्डेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है ये, मतलब गाड़ी से जो मैंने करी है। गाड़ी क्या ओवरऑल भी भाई 40 देश घूम लिया, 40-45, सबसे ज्यादा मुश्किल इस वाले बॉर्डर पे हुई है। और इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी भाई, पूरी स्टोरी समझाता हूँ क्यों कंफ्यूजिंग थी। क्योंकि यहाँ जो ऑफिसर है ना भाई, उन्हीं को नहीं पता था प्रोसेस क्या है, कि इंडियन कार उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। यहाँ पे लोग आते हैं तो चाइना लाओस की गाड़ी लेकर आते हैं, या उधर से कंबोडिया आते हैं थाईलैंड में, लेकिन इंडियन गाड़ी पहली बार देखी, तो वो भी हक्का बक्का भाई करे क्या, अब कारनेट क्या है क्या नहीं। बट ठीक है भाई, हो गया है, अब अपनी गाड़ी की एंट्री हो सकती है। अभी तो खैर हमें बाहर ही है, यहाँ से अब लेकर जाना है और एंटर करना है थाईलैंड। लेट्स गो। चलो जी चलो, थोड़ी देर पहले अंदर भाई बैठा जाए, क्योंकि बहुत गर्मी, कोई दुकान नहीं, कोई पानी का डिस्पेंसर नहीं, खाली पेट और सूखे गले के साथ वहाँ पे 3.5 घंटे से भटक रहे थे, इधर से उधर, दिमाग की दही हो गई भाई पूरी सही में। हाँ, एसी की हवा खा के क्या सुकून मिल रहा है। लाओस में तो चलो जिस चीज का डर था कि इंश्योरेंस ना मांग ले, और मांगते तो एक्सपायर्ड था, फिर पेनल्टी लगती, बट उन्होंने इंश्योरेंस मांगा ही नहीं, जाने दिया डायरेक्ट। लेकिन यहाँ तो भाई साहब क्रेजी वाली अलग ही कहानी थी। बताता हूँ भाई आपको स्टेप बाय स्टेप। असल में इस बॉर्डर पे ना भाई अलग अलग ना काउंटर बने हुए हैं, देखो ये दिख रहा है आपको 4A 5A, इस तरह से इधर की तरफ कस्टम का, तो ये टीन के शेल्टर से बना रखे हैं इन्होंने। बेसिकली 1 से लेके 7 तक थे बाहर काउंटर, और इनके अंदर भी ना 2 कैटेगरी थी, जैसे 1 है तो 1A होगा और 1D होगा, 2 है तो 2A होगा 2D होगा, 3 है तो 3A होगा 3D होगा। तो A का मतलब है अराइवल, यानी कि आप थाईलैंड में अराइव कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, और D का मतलब है डिपार्चर, यानी आप थाईलैंड से एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, तो हमें तो A से मतलब रखना था, डी से नहीं रखना था, लेकिन हमें जो इन्होंने भगाया है ना इधर से उधर भाई, A से D, D से B, B से C, नहीं मतलब A से D, D से कुछ दूसरा A से फिर से D। तो हुआ क्या भाई, सबसे पहले देखो जो 1 से लेके 5 नंबर तक के काउंटर है ना, वो तो है भाई इमिग्रेशन, फिर जो 6 नंबर है वो है कस्टम डिपार्टमेंट, और फिर जो 7 नंबर है वो है टूरिस्ट के लिए नॉर्मल, जिसमें आपका कार का इंश्योरेंस वगैरह बेसिक चीजें मिलती है। सबसे पहले हम भाई इस वाली रोड से आगे गए, वहां पर जो वो भाई साहब खड़े थे पंखे के आगे, उन्होंने बोला गाड़ी पार्किंग में लगाओ और उस वाली बिल्डिंग में जाओ। देखो वो बिल्डिंग दिख रही है वहां पे, वो है इमिग्रेशन बिल्डिंग इनकी। तो हम उसके अंदर गए, वहां पे भाई कम से कम 15 लोग थे, 15 लोगों की लाइन में लगे वो फॉर्म भर के डिपार्चर अराइवल वाला। फिर आधा घंटा हमारे को लगा वो लाइन क्रॉस करने में, और हम पहुंचे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट देखते ही इंडियन, मैंने कहा यस, कहते गो टॉक टू सुपरवाइजर। मैंने कहा सुपरवाइजर, व्हाट सुपरवाइजर? कह रहे गो आउटसाइड एंड टॉक टू सुपरवाइजर। तो मैंने कहा भाई ये तो पहली बार सुना है कि इंडियन पासपोर्ट देखते ही भाई साहब ने भगा दिया और कह रहे हैं कि सुपरवाइजर से बात करो जाके। फिर हम उस बिल्डिंग के बाहर गए, उसी के जस्ट लेफ्ट में एक और बिल्डिंग थी, उसके अंदर गए, एक लाइन लगी हुई थी, वहां पे 6 लोग खड़े हुए थे। वो एक्चुअल में जो भी चाइना के लोग थे ना, उनके लिए अलग लाइन थी, तो वहाँ 6 लोग थे, हम लाइन में लग गए। 3 लोगों का नंबर चला गया, जैसे ही हमारा नंबर आने वाला था फिर से वो ऑफिसर बोल रहे इंडियन पासपोर्ट। मैंने कहा यस, कह रहे गो इनसाइड। अरे मैंने कहा भैया पहले ही बता दो ना कि कहाँ जाना है, तुम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, फिर लाइन में खड़ा करवा रहे हो, वेट करवा रहे हो, फिर कह रहे हो इस जगह पे जाओ। फिर हम गए तीसरे, वहाँ पे लेडी ऑफिसर थी, उनको दिखाया, टी शर्ट वी शर्ट दिखाई, कार की फोटो दिखाई फोन में, और उनको बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप कर रहे हैं। तो अभी तक ना हमने कारनेट की फोटो नहीं निकाली, मतलब कारनेट नहीं निकाला था, सिर्फ हम पासपोर्ट लेके और वो जो अराइवल वाला फॉर्म था वो लेके मटक रहे थे इधर से उधर। फिर वो जो अंदर फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने कहा आप जाओ भाई पहले 4A में, उसके बाद जाओ 7A में। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं आया 4A वाले ने तो देखते ही कहा कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। तो हम सीधा 7A पे चले गए। 7A पे गया, उन्होंने भेज दिया 5 पे, कह रहे 5 पे जाओ। 5 पे गया, 5 वाले वापस कह रहे भाई 7A पे जाओ। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, चक्कर पंगा। तो करते कराते एंड में ये पता चला कि हमें पहले कस्टम ऑफिस जाना है, वहां पे अपना कारनेट, ये बोलते हैं उसको कार का पासपोर्ट। तो कार का पासपोर्ट बोला, मैं समझ गया कि कारनेट मांग रहे हैं। मैंने कारनेट निकाल के दिया, कार की RC निकाल के दी। इन्होंने वहां पे 40-45 मिनट हमें बिठा के रखा, खुद समझे जा रहे वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कहाँ स्टैंप मारना है, कहाँ क्या करना है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये नेपाल का स्टैंप है। उसके बाद हम चाइना आए, चाइना का स्टैंप कारनेट पे तो था नहीं, एक अलग से पर्ची थी, उसकी फोटो दिखा दी फोन में। उसके बाद लाओस में मैंने बताया कि कोई कारनेट की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टैंप नहीं मारी। देन हम
सीधा आए थाईलैंड, तो हमें यहाँ पे स्टैंप चाहिए। हालांकि जो कार्नेट है ना, ये देखो भाई, इसके पीछे ना लिखा होता है कि किन किन कंट्रीज में ये कार्नेट वैलिड है। तो आप एशिया में देखोगे ना, थाईलैंड भाई कहीं पे भी नहीं लिखा, यानी कि थाईलैंड जो है वो कार्नेट को नहीं मानता इस कार्नेट के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में इन्होंने कार का पासपोर्ट मांग लिया, तो हमें कार्नेट दिखाना पड़ा। तो फिर 40-45 मिनट वेट करने के बाद समझ आ गया, और इन्होंने ना साइन करके, मतलब स्टैंप करके हमें दे दिए। तो ये देखो भाई, ये इन्होंने थाईलैंड की एंट्री का कस्टम स्टैंप मार के दे दिया हमें 23 फरवरी 2024 को। और जो नीचे वाली स्लिप होती है, असल में 3 स्लिप होती है कार्नेट में, तो एक स्लिप इन्होंने रख ली है, एक ये एग्जिट के टाइम पे रखेंगे, और तीसरी छोटी स्लिप हमारी इसी में रहती है। सारी कंट्री में यही होता है। तो चलो, कार्नेट का तो सॉर्टेड था कि गाड़ी का इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद इन्होंने अंदर वाले कस्टम ऑफिस से बाहर वाले कस्टम ऑफिस में भेजा, और वहां पे हमें ये दिया भाई, ये है भाई व्हीकल टेम्परेरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारी गाड़ी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने बेसिकली 30 दिन के लिए सिर्फ हमें अलाउ किया है कि हम थाईलैंड में अपनी गाड़ी रख सकते हैं। उसके बाद हमें इसको एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर हम एग्जिट नहीं करते तो भाई हमें इनको पे करने पड़ेंगे 10,50,000 थाई बात, जो कि भाई मोटा मोटा इंडिया के 25 लाख रुपीस होते हैं। मतलब हमारी गाड़ी की जितनी वैल्यू है वो हमें इनको पे करनी पड़ेगी अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर गाड़ी को लेके नहीं निकले, जिसकी डेट है 23 मार्च 2024। फिर मैंने इन्हें कहा कि हमें थोड़े दिन और चाहिए, हम अप्रैल में निकलना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जहां भी होंगे, जिस सिटी में, वहां पे कस्टम ऑफिस चले जाना, और वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर देंगे। तो मतलब जब ये एक्सपायर होने वाला होगा, उससे 1-2 दिन पहले हम जाएंगे कस्टम ऑफिस, और वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम चाहे, जैसे हमने लाओस में करवाया था। ठीक है जी। बट बिना एक्सटेंड के अगर हम रुक गए तो भाई 25 लाख रुपए रेडी रखना इंडियन करेंसी में। ये लाओस की करेंसी की बात नहीं हो रही, 25 लाख इंडिया के रियल करेंसी है भाई। तो ये सब होने के बाद भाई हमें उन्होंने भेजा काउंटर नंबर 7 में, जो 7 था जिसमें इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस वालों, मतलब उस काउंटर वालों ने, तो वहां पे उन्होंने भेजा हमें, तो हमने उनको ये डॉक्यूमेंट दिया, और उसके बदले, मतलब वो तो उन्होंने दिया ही दिया, साथ में एक और बना दिया, इन्फॉर्मेशन ऑफ कन्वीनियंस, इसी नाम से इनका काउंटर भी बना हुआ था। तो ये दे दिया। अब इसमें गलती क्या हुई भाई, इन्होंने गलती से नाम लिख दिया सोहन का, जबकि गाड़ी मेरे नाम पे अनमोल जायसवाल, पर यहाँ लिख दिया सोहन। ये देखो सोहन लिख दिया। जब हम इनके बाद वापस गए तो इन्होंने काट के अनमोल लिख के अपना साइन कर दिया यहाँ पे। फिर ये लेने के बाद ना हमें जाना था भाई इमिग्रेशन काउंटर में, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर तो थे ना, उनसे पहले ही बात हो गई थी। उन्होंने कहा था अगर कस्टम वाले आपकी गाड़ी अलाउ करेंगे आने के लिए, तो ही मैं आपको जो है एंट्री दूंगा यहाँ पे स्टैंप मारने की, वरना मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए हमें कस्टम का काम पहले करवाना था, जो कि हो चुका था। तो हम गए ना जब इमिग्रेशन के वहां, तब मैंने नोटिस किया भाई, ये जो अपना इंपोर्ट का वो है ना, इसमें उन्होंने गलती से कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन में इंडिया की जगह इंडोनेशिया लिख दिया था यहाँ पे, और साथ ही साथ में 2022 की जगह 2010 लिख दिया था। तो मुझे वापस से कस्टम वालों के पास जाना पड़ा, ये डॉक्यूमेंट वापस से बना जिसमें इन्होंने इंडिया लिखा और 2022 लिखा। देन हम गए वापस से इमिग्रेशन वालों के पास। इमिग्रेशन वालों ने भाई हमारे पासपोर्ट मांगे हमसे, और वहां पे लिए हमसे 500 थाई बात। वो थे गाड़ी के लिए, जो हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मतलब इंडिया के 1100-1200 रुपए बनते हैं लगभग। देन जाके जो है भाई फाइनली हमारे पासपोर्ट पे हमारा थाईलैंड एंट्री का स्टैंप लगा। मेरे पास वीज़ा था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन सोहन का एक वीज़ा एक्सपायर हो चुका था जनवरी में, बट अब थाईलैंड वीज़ा फ्री हो गया, तो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने डायरेक्ट स्टैंप मार दिया। तो ये है जी, देखो थाईलैंड में एंट्री का स्टैंप 23 फरवरी को हम एंटर किया है, और इन्होंने दिया वैलिडिटी 1 महीने की, यानी 23 मार्च तक हम रुक सकते हैं। जबकि मेरे वाले में इन्होंने ना वैलिडिटी ज़्यादा दी है, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री है, प्लस में अप्रैल तक का है, वो 23 अप्रैल, तो इसलिए ज़्यादा मिली है मुझे। ये देखो भाई 23 फरवरी को मिला है, लेकिन मैं रह सकता हूँ कब तक, 22 अप्रैल तक, यानी कि 2 महीने के लिए, इन शॉर्ट जब तक मेरा वीज़ा जो है वो वैलिड है। तो अब ये सब होने के बाद भाई अपना लास्ट स्टेप बचता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि बिना गाड़ी के इंश्योरेंस के हमारे लिए भी सेफ नहीं है। हालांकि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता, थर्ड पार्टी होता है, कि हम किसी की गाड़ी ठोक देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उनके गाड़ी का पे कर देगी, हमारी जो ठुक गई। बट फिर भी भाई बाय लॉ ये मैंडेटरी होता है कि आप लेकर चलो इंश्योरेंस, और अपना भी रिस्क खत्म हो जाता है थर्ड पार्टी लेने पे। बट उसके लिए फिर इंश्योरेंस लेना था, तो इंश्योरेंस के लिए मैं इनसे पूछा मैंने, जिन्होंने स्टैंप लगाया ना, तो उन्होंने कहा कि 7 काउंटर पे चले जाओ, जो इन्फॉर्मेशन कन्वीनियंस वाला था। मैं उनके पास गया, कहती नहीं आप अंदर चले जाओ बिल्डिंग के। मैं अंदर गया बिल्डिंग के, उन्होंने कहा नहीं आप बाहर चले जाओ। मैं बाहर वाले काउंटर में गया जहाँ पे वो चाइनीज वाली लाइन लग रही थी, उन्होंने कहा कि अंदर चले जाओ, फिर से वापस से। तो ये अंदर बार भाई 8-10 बार अंदर बार, एक से काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे, फिर जाके एंड में मुझे इंश्योरेंस का काउंटर मिला। वहां मैं गया तो वो भाई साहब कह रहे कि वापस से चले जाओ वहां 7 पे, जो इन्फॉर्मेशन कन्वीनियंस वाला है। 2 लेडीज बैठी थी वहां पे, तो मैं कहा वो तो उन्होंने मेरे को आपके पास भेजा, आप कह रहे हो उनके पास चले जाओ, क्या चल रही है। फिर वो भाई साहब मेरे साथ आए इस काउंटर पे, और उनको पता नहीं कुछ तो बोल के गए। फिर वो कहती ओके वेट बताओ, मतलब करना बहन जी आपने ही था, तो उनके पास भेजने की क्या जरूरत थी मुझे वापस से, जब आपको पता है कि यही होगा। तो हमारे डॉक्यूमेंट लेके कहती ओके सिट, 20-25 मिनट भाई बिठाए रखा बाहर।
और उसके बाद आके क्या कहती है मोहतरमा कि सॉरी हम आपको इंडियन कार में इंश्योरेंस नहीं देते। तो मैंने कहा धन्य हो जी, आपके पैर कहाँ हैं, आपके पैर छू लूंगा है। 25 मिनट आपने बिठाए रखा, उससे पहले 10 बार अंदर बार किया और अब आप एंड में आके कह रहे हो कि इंश्योरेंस देंगे ही नहीं इंडियन कार के लिए। मैंने कहा वाह जी वाह, कमाल कर दिया। तो अब स्टेटस ये है कि सब कुछ हो गया है, कस्टम, इमिग्रेशन, पासपोर्ट स्टैम्प, कारनेट स्टैम्प, बट इंश्योरेंस नहीं मिला। अब वो हम जाके अब थाईलैंड में ही पता करेंगे, अपने अंदर हिम्मत नहीं है और ज़्यादा इन्होंने तो, वरना 10 दिन मतलब पूरे दिन भगाते ही रहेंगे। और हाँ, ये बॉर्डर की टाइमिंग रात को 10 बजे तक है, तो आप 10 बजे तक क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, चलते हैं थाईलैंड में। दिमाग की दही हो गई है, अब थोड़ा एसी में ठंडक मिली है। खाना जो करवाया था पैक वो खाएंगे क्रॉस करने के बाद। वैसे सही बात है भाई, अभी तक हम एंटर किए नहीं है तो कहानी खत्म नहीं हुई है, क्या पता अभी कुछ और सीन हो जाए, भगवान करे ना हो भाई, टचवुड। बट ठीक है जो है भाई, लेट्स गो, जय श्री राम। एंटर करते हैं अपनी 4th कंट्री थाईलैंड में। अभी ये वेट करना पड़ेगा, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी आगे। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भले ही हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऐसे होच पोच वाला रहा और टाइम कंज्यूमिंग था, बट ऑफिसर जो थे ना वो मतलब पोलाइटली बात कर रहे थे, अच्छा नेचर था सबका। ऐसा नहीं था कि रूडली बात कर रहे हो या फिर कुछ करप्शन लेने का ट्राई कर रहे हो। कोई करप्शन नहीं भाई, कोई रिश्वत नहीं मांगी गई, बस 500 थाई बात दी है जो इनकी फीस है भाई गाड़ी को इंपोर्ट करने की यहाँ पे, मतलब टेम्परेरी इंपोर्ट, ये नहीं कि यहीं छोड़ जाओगे गाड़ी बेच जाओगे। ठीक है भाई, अब 30 दिन के लिए मिला है, अगर मैं इंडिया गया तो भाई मुझे एक्सटेंड करवाना पड़ेगा आके, लेट्स सी क्या होता है। चलो जी चलो, अपना नंबर आ गया है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और पासपोर्ट दिखाते हैं। चलो जी चलो, फाइनली पहला पड़ाव तो कंप्लीट। अब ये भाई साहब गाड़ी के चेक करेंगे। हेलो, थैंक यू, लेट्स गो भाई। चलो जी चलो, स्वागत है जी आपका थाईलैंड की जमीन पे। ओए वेलकम टू थाईलैंड, गजब जी गजब, स्वागत है सभी का आपका। ये देख लो भाई, ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू थाईलैंड। चलो जी चलो, गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड में और सिम कार्ड वगैरह का सीन सॉर्ट करते हैं पहले यहाँ पे जो भी है। दुकानें तो लेफ्ट राइट में बहुत सारी है भाई, 7-11 भी है, तो सिम विम मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात आ रही है। अरे हमारे को मना करेंगे क्या? है इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कहाँ लगाऊं गाड़ी? लगा दूं, ही देखा जाएगा। है आपका घर थोड़ी नहीं लगा। अरे यार अपना ही देश है, अब तो ये है थोड़े दिन के लिए मस्त घूमेंगे। पहले तो भाई सारे डॉक्यूमेंट सॉर्टेड करे, एक भी चीज़ खो गई ना तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। ये 2 संभाल के रखने हैं, तो इसको मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में या नहीं कारनेट के साथ ही रखते हैं। और पासपोर्ट अपने पाउच में, क्योंकि सिम लेनी है तो सिम लेने के लिए पासपोर्ट देना पड़ेगा। घर पे भी मैसेज वैसेज कुछ नहीं किया भाई, 4 घंटे होने वाले हैं, सोच रहे होंगे वो भी, क्योंकि नेट चल ही नहीं रहा। एयरटेल वाला मेरा ख़त्म पड़ा था रिचार्ज, और ई सिम मैं लेना भूल गया थाईलैंड की। चलो जी चलो, सारी निगाहें अपनी गाड़ी की तरफ ही है लोगों की, सबके सब इसी को ताकड़े हैं। खाने पीने के भी 2-3 स्टोर है इधर भाई, और दूसरा ये 7-11 है, तो इसके अंदर सिम तो मिल ही जाएगी, या फिर देखो आगे भी 3-4 दुकानें हैं, वहाँ सिम मिल जाएगी, तो हो जाएगा जुगाड़ अपना। क्योंकि हर देश में भाई इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, और मेरी ये गलती रह गई कि मुझे या तो ई सिम लेके आनी थी वो एयरलो ऐप से, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर भाई मुझे इंडिया वाली सिम में अपना डेटा पैक डलवा लेना था, क्योंकि मैंने इंटरनेट ख़त्म कर दिया ना सारा। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। 7-11 में पूछते हैं इनके पास है या नहीं है। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव सिम कार्ड? Yeah, we have in that 7 days or 1 month. 7 days or 1 month? 15 days? We have 10 days? 7 days and 1 month. ओके 1 month देन। भाई इनके पास या तो 1 month 7 दिन का या 1 month। हाउ मच एंड हाउ मच GB? 30 GB. 30 GB 1 month and more? Anita Vindanita. 70? 7 GB. No, more than 30 GB? 30 GB. More GB? How much for this? 30 GB. No, Price. price, baht, how much baht, Thai baht? 199 baht. 199, ओके 1 सिम। तो भाई 199 बात का मतलब हो गया 450 रुपये के आसपास, और उसमें ये दे रहे हैं मुझे 30 GB 1 महीने के लिए। ठीक है, अभी एक सिम ही ले रहे हैं, दूसरी सिम भाई सिटी में लेंगे किसी, क्योंकि यहाँ मुझे पक्का पता है कि महंगा ही होगा। पासपोर्ट लिया है इन्होंने भाई, बस तुम्हारा दिया, ठीक है चालू करवाओ, मैं आ रहा हूँ। स्टोर में तो भाई सब कुछ ही है, देखते हैं कुछ और मिलता है अपना, वरना 1-2 कोक तो ले ही लेता हूँ भाई पीने के लिए। गला सूख रहा है बहुत, पानी की बोतल भी लेनी है, पानी तो है ही नहीं भाई इनके पास। ये क्या उधर होगा, वो रहा कोक तो वहाँ पे है। हाँ ये रहा ना पानी वानी, ये ले लेते हैं भाई ठंडी बोतल। 14 बात की है ये,
30 रुपए की, सही है रेट तो। अबे पेप्सी तो यहाँ भी नहीं है, क्या है? ये पड़ी मिल गई, चलो जी चलो। 2 ले लिया भाई। कोका कोला कितने की थी ये? रेट नहीं देखा मैंने। 16 थाई बात, वही 35-40 रुपए की है। वैसे तो खाना वाना भी मिल रहा है, देखो सैलेड वगैरह। ये वो है रेडी टू ईट, अपना इनके ओवन दे रखे हैं, यहाँ पे डाल के गर्म करवा लो। अभी कैमरा पकड़ नहीं पा रहा, बोतल और कैन है ना हाथ में बहुत सारी। जब मैं लाओस से इंडिया गया था वाया थाईलैंड, तब मैंने थाई बात निकाल लेते ना ATM से, तो वही थाई बात भाई काम आ रहे हैं। 500 थाई बात वहाँ दी है कस्टम उधर इमिग्रेशन में, और यहाँ पे हाउ मच टोटल? 240 baht. टोटल भाई 240 बात, 550 रुपये के आसपास। ये सिम कार्ड है, अभी डाली नहीं इन्होंने। ये किसकी है? पक्का? थैंक यू। विच इज़ द मोबाइल नंबर? Number. This phone number. दिस ओ ओके, थैंक यू। तो भाई अपने वाले फ़ोन में डाल लेता हूँ और फटाफट से घर पे फ़ोन मैसेज वगैरह करके टेंशन फ्री हो जाएंगे फिर हम भी। इन्होंने एक्टिवेट तो करी नहीं, डायरेक्ट दे दी भाई सिम ऐसी। एक्टिवेट करते हैं वैसे तो ये। तो भाई स्पीड देख लो 126 Mbps आ रही है, काफ़ी सही है उस हिसाब से। 5G है तो बढ़िया ही है। और बॉर्डर पे कम आती है थोड़ी, शहर में जाएंगे ज़्यादा आएगी। चलो भाई खाना वाना भी जो पैक करवाया था खा लिया है। ये बॉर्डर वाला शहर भी छोटा मोटा नहीं है भाई, काफ़ी बड़ा है। और आज यहीं रुकना है हमें, तो होटल वोटल ढूंढते हैं। थोड़ा रोड का भी ध्यान रखना है भाई कि अब इंडिया जैसे ही चलानी है गाड़ी, वरना ना बार बार कन्फ्यूज़न हो रही है। मैं उधर लेने लगा था अभी, तो अब याद आ गया इधर। तो देखो भाई कितना बड़ा वो है शहर प्रॉपर। यहाँ पे मार्केट वार्केट सब कुछ है, ATM भी है, फार्मेसी की भी शॉप है। तो देखते हैं कहीं पे पता करते हैं इंश्योरेंस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, उसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। गूगल पे तो जितनी भी भाई इंश्योरेंस कंपनीज है आसपास सारी क्लोज हो गई है 5 बजे ही। 5:43 हो रहे हैं ना अभी। कोई नहीं, चलो होटल ही ढूंढते हैं, फिर सुबह इंश्योरेंस का पता करेंगे। क्योंकि कल हमें जहाँ जाना है ना, वो तो मैं बताऊंगा कल ही, बट सफ़र काफ़ी कम है, कल 3.5 घंटे का है, तो अपने पास इनफ टाइम है कल आराम से। सड़कें वगैरह भी देखोगे भाई काफ़ी साफ़ सुथरी है। मतलब शहर के अंदर भी आप देखो 3 लेन हमारी तरफ है, 3 लेन दूसरी तरफ, यानी 6 लेन की रोड बनी हुई है। शहर के अंदर है ये। तो हाईवेज तो भाई थाईलैंड के नो डाउट तगड़े होंगे, 1 नंबर के, है ना। अब बाकी यहाँ पे चीज़ें तो है सारी ज़रूरत की, बट एक गूगल पे देखा है मैंने भाई, रिजोर्ट है सस्ता 2500 रुपये में मिल रहा है, और यहाँ से ना 6-7 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कोई नहीं, अपनी गाड़ी है तो वहीं चलते हैं। अच्छा सा रिजोर्ट है, थोड़ी शांति भी होएगी, और रात को हमें फिर सोना ही है, कल निकल जाना है। यहाँ पे होटल जो है शहर में वो 4-4 हज़ार के मिल रहे हैं, तो इतने पैसे खर्चने से अच्छा थोड़ा दूर चलते हैं ना। देखो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है थाईलैंड में। मतलब मैं थाईलैंड तो आ चुका हूँ, बट एज बाय रोड देखा जाए तो पहली बार आया हूँ ना। तो रोड जैसी मुझे दिख रही है अभी वैसी मैं बता रहा हूँ, आगे बुरी मिलेगी तो बुरी बताऊंगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई चाइना में आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। भाई देखो, जहाँ पे रोड अच्छी मिली मैंने अच्छी बोली, जहाँ पे बुरी मिली वहाँ मैंने बुरी बोली है। कोई मतलब मन से तो मैं कर नहीं रहा था, सब कुछ कैमरा सामने ही रहता था रोड पे। अच्छे रोड आते थे तो अच्छा बोल देता था, गड्ढों वाली रोड आती थी गड्ढे वाली बोलता था। सेम नेपाल में अच्छी आई तो अच्छा बोला, गंदी आई गंदा बोला। लाओस में भी सेम, अब थाईलैंड में भी सेम। तो मैं बाइस्ड नहीं हूँ भाई कहीं से भी, मैं अपना पैसा लगा के ट्रिप पे निकला हुआ हूँ, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई मैटर नहीं है। और हाँ सच भाई ये भी याद रखना है कि ओवरटेक जो है वो राइट साइड से करना है, ना कि के लेफ्ट साइड से। लेट्स गो भाई, ये शहर है देख लो भाई, नोंग खाई के लिए लेफ्ट लेना है, बट हमें तो सीधा ही जाना है जो गूगल मैप दिखा रहा है। देख रहे हो भाई साहब, नोंग खाई के लिए जो गेट है क्या मस्त बना रखा है इन्होंने, ड्रैगन्स है। और यहाँ पे देखो भाई इसका सर जो है वो कितने मुंह है, 1 2 3 4 5 6 7 मुंह वाला ड्रैगन है भाई साहब, क्रेजी। ओ भाई साहब बस देखना क्या क्रेजी मॉडिफाई कर रखी है। फ्रंट देखो लाइट ही लाइट है भाई, अंधा हो जाए बंदा अगर इन्होंने लाइट ऑन कर दी तो। अपनी क्या लगा रखा है, स्पीकर है, लाइटें है ना। ऊपर वाले स्पीकर लग रहे हैं, नीचे लाइटें भी है। हाँ लाइट स्पीकर मिक्स है भाई, पर क्रेजी लग रही है चलते हुए, बीस्ट। डबल डेकर है भाई, नीचे भी सीटें बनी हुई है एंड ऊपर भी सीटें बनी हुई है, मस्त लग रही है ना भाई। देखो यहाँ पे भी रोड पे ना ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स में चीज़ें बेचने के लिए लोग आते हैं, जैसे अपने इंडिया में होते हैं। लाओस में नहीं दिखे थे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं थे भाई, वियंटियन में थे थोड़े बहुत सिग्नल, लेकिन थाईलैंड में आप देखोगे तो भाई जगह जगह पे सिग्नल दे रखे हैं, जबकि ये बॉर्डर वाला शहर है। सोचो जो बैंकॉक पता है, ये बड़े बड़े शहर है कितने मस्त डेवलप्ड है।
तो भाई पहुंचने वाले रिजोर्ट में, और मुझे तो लगा रिजोर्ट थोड़ा सुनसान से एरिया में होगा, बट यहाँ तो भाई प्रॉपर मार्केट लगी हुई है, तो यहाँ पे भी रात को आ सकते हैं हम। देखेंगे, अगर मन किया तो आ जाएंगे भाई, कुछ खा पी भी जाएंगे, मैंगो शेक पी लेंगे, है ना, और थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे ये एरिया कैसा है। पूरे थाईलैंड की ना 5-6 ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे टूरिस्ट आना बहुत पसंद करते हैं। बैंकॉक, पटाया, ठीक है, अपना चियांग में हो गया, फुकेत, कराबी और फीफी आइलैंड्स। बट इसके अलावा भी ना भाई थाईलैंड बहुत खूबसूरत है, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो चाहे नीचे वाला पार्ट हो। तो मैं ये 6 के 6 शहर तो पहले भी घूम चुका हूँ, चियांग माई नहीं घूमा मैं, बाकी 5 घूम चुका हूँ। बट इस बार मैं इन शहरों में तो जाऊँगा ही जाऊँगा अपनी गाड़ी को लेके, बट साथ ही साथ भाई जो यहाँ के विलेजेस है ना थाईलैंड के, गांव और थोड़े ऐसे दूर के एरिया जो मेन सिटी से दूर है, तो मुझे वो देखने हैं भाई कैसे है, क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो इसलिए आपको ये थाईलैंड की सीरीज़ में ना मज़ा आएगा भाई, यूनिक कंटेंट दिखाऊंगा। वही घिसे पिटे, मतलब घिसे पिटे तो नहीं, शहर तो अच्छे हैं पर यूट्यूब पे अब वो घिसे पिटे हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियोस बना ली उन शहरों की। लेकिन हम जाएंगे तगड़े तगड़े, जैसे कल जाना है हमें एक खान करके विलेज है यहाँ से लगभग 4 घंटे दूर, तो देखना, अगला व्लॉग देखना, मज़ा आएगा। हाँ देखो भाई, रिजॉर्ट तो थोड़ा सुनसान एरिया में ही है, मतलब अंदर जाके, और वो जो मार्केट थी यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे, नहीं 600 मीटर की दूरी पे ही है, तो ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अपने पास जब गाड़ी होती है तो भाई फिर वैसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी उठाओ कहीं भी निकल जाओ। यूरोप में तो पार्किंग बहुत महंगी थी, इसलिए हम गाड़ी निकालते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इतना टेंशन की बात नहीं है। और रिजॉर्ट तो भाई यही है, वाना वेलनेस सेंटर, आगे वाला ये रहा। ऑनलाइन तो इसका रेट सही दिखा रहा है, बट मैंने अभी बुक नहीं करी, मैंने कहा एक बार यहाँ जाके ही पता करते हैं कितने का है, क्या पता यहाँ और सस्ता मिल जाए थोड़ा। ओ भाई सब बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरे ऐसे पार्किंग वार्किंग की भी जगह अच्छे से दे रखी है। लेट्स को पता करते हैं क्या रेट वेट है तेरी। देखो यही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई लाओस के चक्कर में ना, कि लाओस में तो जाना होता था उधर राइट से, बट यहाँ जाना है लेफ्ट से। चलो जी पता करके आते हैं पैसा कितना लगेगा। भाई स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, बट आज स्विमिंग पूल में जाने की हिम्मत तो है नहीं, सुबह देखेंगे क्या पता चल ले जाए। 2560 रुपये दिखा रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पे अगर 110 बात तक ये मांगेंगे तो दे देंगे, वरना ऑनलाइन बुक कर दूंगा मैं। हेलो, डू यू हैव एनी रूम अवेलेबल? चलो भाई गाड़ी यहाँ लगा दिया ताकि सामान निकालने में दिक्कत ना हो, लगेज निकाल लेते हैं भाई। लेट्स गो। 2 घंटे तो वसूल करने पड़ेंगे भाई स्विमिंग पूल के पैसे हैं, वरना 500 रुपये वेस्ट चले जाएंगे। 500 भी क्यों, 700 रुपये। होए भाई 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मस्त पानी में मज़े करेंगे। और सबसे मेन बात, पूरा पूल खाली है, कोई भी नहीं है भाई, तो मैं ही अकेला मस्त डुबकियाँ लगाऊंगा किनारे किनारे में, क्योंकि तैरना तो आता नहीं है। यार क्या मस्त बना हुआ है, ऐसा अपना घर हो, सोचो है कि विंडो या बालकनी से मस्त स्विमिंग पूल दिखे। वैसे तो देखो 7 बजे का है सुबह टाइमिंग ना पूल में, मतलब पूल खुलने का, तो हिसाब से मैं निकलूंगा तो 12 बजे कल, बट अगर नींद जल्दी खुल गई तो सुबह भी थोड़ा सा वसूल कर लेंगे स्विमिंग पूल का। बढ़िया। लो भाई आ गए हैं, काट दो कार्ड, फटाफट से डुबकी लगाए स्विमिंग पूल में, वेट नहीं हो रहा भाई, जल्दी करो जल्दी। लेट्स गो। ऐसे वाला है क्या ये? चल 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 जल्दी। अबे खुल जा, लेट्स गो। ओए होए 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 होए, जिंदगी के मजे, स्वाद ही स्वाद, क्या बात है। टीवी देखना पिद्दू सा। एसी चलाओ, एसी भाई, एसी 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 माय फ्रेंड। चल तो रहा है, और गर्म हवा आ रही है। टीवी भी चला दिया अब तो। बस सही बात है, टीवी देखेगा कौन, दिन में घूमने निकल जाते लोग, रात को थके आ रहे आएंगे, क्या टीवी देखेंगे। बट कोई नहीं, हम तो चले भैया पूल विच डुबकी लगाने। लो जी लो, मैं तो आ गया स्विमिंग पूल में। अब सोहन भी आ रहा है, कह रहा मेरी वीडियो मत बनाना। मैंने ठीक है यार, शर्मा रही हो तुम तो हैं। ओए होए मजा आ गया भाई, लेट्स गो। ये देखो 3 2 1। मजे आ गए, स्वाद आ गए जिंदगी के आज। चलो